हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अभय भारद्वाज। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमें पता है कि आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो हम उसी को लेके क्लास 12th के फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे कल। तो आज हम उसी के आगे जो क्वेश्चंस बचे थे हमारे, वो सॉल्व करेंगे। वन बाय वन उनकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने छोड़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में, तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उस माध्यम युगल के लिए क्या कहलाता है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस हुज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड द फॉर द मीडियम पेयर। मतलब इन्होंने क्या कहा है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे? चलिए उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। मान लो यहाँ पर एक बाउंड्री है और ये जो दो मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ से लाइट रे गई और ये बाउंड्री पर टकराई, यहाँ नॉर्मल बनाएंगे। और इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल से बना रही है, वो क्या होगा? तो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। ये इस एंगल पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? तब क्या करता है कि जो लाइट है वो एक नया फिनोमेना शो करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का शो करेगी, लाइट वापस से इसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। तो इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंगल। और सारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस पे वैलिड होंगे, तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ध्रुवण की वह घटना है जो यह बताती है कि प्रकाश तरंगें ब्लैंक प्रकृति की हैं। इंग्लिश में देखेंगे इसको। पोलराइजेशन इज द फिनोमेना विच शो दैट लाइट वेव आर ऑफ विच नेचर। पोलराइजेशन का फिनोमेना आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। पोलराइजेशन जो होता है वेव का, वो क्या बताता है कि जो वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स नेचर की। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो अगर वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होगी तो उसका पोलराइजेशन नहीं होगा, अगर वेव ट्रांसवर्स नेचर की है तभी उसका पोलराइजेशन होगा। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा अच्छे से। तो ये ट्रांसवर्स नेचर दर्शाता है पोलराइजेशन फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दहली आवृत्ति पर निरोधी विभव अंतक विभव का मान क्या होता है? द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर कट ऑफ पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है, ये बतानी है आपको। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। हमने आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी थी। E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। हम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट को फ्रीक्वेंसी की टर्म में क्या लिखेंगे? H न्यू। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन फाई नॉट होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हमें किसके टर्म में लिखना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल की टर्म में लिखना है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कट ऑफ पोटेंशियल की टर्म में होती है E वी नॉट। वी नॉट होता है कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी को E वी नॉट लिख देंगे। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को E वी नॉट यहाँ पुट कर देंगे, E वी नॉट। H न्यू नॉट को इधर ले आऊँगा तो ये क्या होगा? H न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू E वी नॉट। तो हमें कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है जिस पर
जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो हम न्यू को क्या पुट कर देंगे, न्यू नॉट, न्यू नॉट पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो हो गया। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आई वो क्या आई, जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक मतलब कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, एटम्स चैप्टर के न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का आप गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, जिसमें उसने बताया था कि एटम के अंदर एक सेंटर में पॉजिटिव एंटिटी है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता का मान क्या होता है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज। तो इन्होंने क्या कहा है, प्योर सेमीकंडक्टर की जीरो केल्विन टेम्परेचर यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टिविटी क्या होगी। हमें पता है प्योर सेमीकंडक्टर जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा उनके अंदर। कोई अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जा पाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जाएगा तो वहाँ पे कोई कंडक्टिविटी शो नहीं होगी। कंडक्टिविटी किस वजह से शो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पर जीरो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, मतलब कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जीरो केल्विन टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये हो जाएगी जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वन लाइन क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एकल धनावेश जिसके लिए जो Q की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है पॉजिटिव चार्ज Q के लिए। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, हमें पता है चार्ज है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। हर तरफ होगी। और जो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो बनेगी एक स्फीयर जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो क्या होगी, एक स्फीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे आप। अर्धचालकों के लिए प्रतिरोधकता रो व ताप टी में ग्राफ बनाइए। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन रजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर टी फॉर सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर है उसके लिए रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाना है हमें। चलिए देखते हैं। हमें पता है सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और कंडक्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रजिस्टिविटी के। रजिस्टिविटी को रो से डिनोट कर रहा हूँ। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रजिस्टिविटी घटेगी। तो इन टेम्परेचर और रजिस्टिविटी के साथ जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। ये रजिस्टिविटी है, ये टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी घटेगी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो रहेगा हाइपरबोला। क्या बनेगा, हाइपरबोलिक। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी लेकिन रजिस्टिविटी क्या करेगी, घटेगी। तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, हाइपरबोला। हाइपरबोला
देखिए आप खुद ही देख लीजिए, अगर टेम्परेचर को मैं जीरो करता हूँ तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम लिखिए। राइट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा था, मैग्नेटिज्म में देखेंगे गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या कहता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड लूप या क्लोज सरफेस लिख लेते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। इन्होंने कहा था जीरो होगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, डी एल नहीं लेंगे या एरिया लेंगे, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। ये क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूँ। जो नेट पोल स्ट्रेंथ होती है वो जीरो होती है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से जो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंजर्वेशन लॉ फॉलोड बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, तो वो किस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, लेंज नियम द्वारा किस संरक्षण नियम का पालन किया जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेंज लॉ, लेंज ने क्या कहा था, हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, जब हम किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। हमने बार मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे थे, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, एक करंट इंड्यूस हो रहा था। तो उस करंट की, उस ईएमएफ की डायरेक्शन बताने के लिए लेंज आया था। तो लेंज ने क्या कहा था, तो द डायरेक्शन, इसने डायरेक्शन बताई थी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the cause which produce it, जैसे इस बार मैग्नेट को, ये एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आऊंगा मैं। अगर इस बार मैग्नेट को v वेलोसिटी से इस कॉइल के पास लेके आता हूँ तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। किस वजह से हो रहा है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन होगी वो किस तरीके की बनेगी, जिस कारण की वजह से ये करंट इंड्यूस हो रहा है उस कारण को ये अपोज करेगा। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा। नॉर्थ पोल से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, कम होंगी। तो इसमें जो करंट होगा वो कुछ इस तरीके से बहेगा क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए आया था लेंज लॉ। अब इसके अंदर जो वर्क किया जाता है बार मैग्नेट के थ्रू, वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम करंट के फॉर्म में देखते हैं। जो वर्क किया बार मैग्नेट के थ्रू वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर इस कॉइल के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये जो लेंज लॉ होता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस होता है। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जो लेंज लॉ होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस होता है। जो वर्क किया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर इसमें स्टोर हो जाएगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश तरंगों के संपोषी व विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पथानंतर रूप में लिखिए। राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स इन पाथ डिफरेंस फॉर्म।
कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें नेसेसरी कंडीशन लिखनी है पाथ डिफरेंस के फॉर्म में, पाथ डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे। आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताया था, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया था, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसने बताया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में बताया था उसने। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू होती है एन लैम्डा। लैम्डा इज अ वेवलेंथ, और जो एन की वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है एन की वैल्यू और लैम्डा। तो अगर हम एन को 0 पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा। यही हमने देखा था कि सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, सेंटर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। सेंटर पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और फिर कहाँ पे होगा? पाथ डिफरेंस की क्या क्या वैल्यू होगी? 1 पुट करेंगे, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की देखते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या होगी? 2n - 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है वो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो पहला जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डार्क फ्रिंज होगी वो 1 पुट करेंगे इसमें, तो वो क्या आएगा? लैम्डा बाई 2। और फिर क्या होगा? 3 लैम्डा बाई 2, फिर होगा 5 लैम्डा बाई 2, और फिर 7 लैम्डा बाई 2। मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पर क्या होगा? डार्क फ्रिंज होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस की क्या होगी कंडीशन? 2n - 1 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगी? n लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं आपको। एक हसीना थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है? एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब हम किसी मेटल के अंदर, मेटल के ऊपर किसी लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो इसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर रिजेक्ट होते हैं। जब हम किसी लाइट को किसी मेटल की सरफेस पर डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन metal surface, then there is emission of electrons. These electrons, इन electrons को क्या कहते हैं? photo electrons. These electrons is called, इन electrons को हम photo electrons कहते हैं। बट एक कंडीशन याद रखना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन के लिए जो एनर्जी है लाइट की, वो मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है, ये जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट की, वो क्या होनी चाहिए? इसके वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, तभी ये इमिशन होगा, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखेगा।
अगर इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी या बराबर होगी तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन बहुत होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए दो कंडीशन लिखनी है। हिंदी में क्या कह रहा देख लेते हैं। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक दो शर्तें लिखिए। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक दो शर्तें लिखिए। फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए दो जो कंडीशंस हैं वो बतानी है। दो कंडीशन होती हैं हाई टेम्परेचर, एक तो होता है टेम्परेचर हाई, तापमान हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होगा, और एक दूसरी कंडीशन होगी हाई प्रेशर की। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इन जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं उन दोनों के बीच में क्या होगी, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे, टेम्परेचर अगर रेज कर देंगे बढ़ा देंगे तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपस में क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, आपस में फ्यूज कर जाएंगे। दूसरा कंडीशन है प्रेशर की। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगी, ये न्यूक्लियस, ये जो दोनों प्रोटॉन है ये क्या होंगे, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस बन जाएगा, फ्यूज हो जाएंगे, इन दोनों की रेडियस कम हो जाएगी और ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो दोनों फ्यूजन के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। पहली कंडीशन है टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इन दोनों के बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो इन दोनों की रेडियस कम होगी और ये आपस में पास आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूजन हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन याद रखना स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। दोनों को बता दिया टेम्परेचर हाई क्यों होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा, और प्रेशर अगर हाई होगा तो इन दोनों की रेडियस कम हो जाएगी जिससे ये आपस में पास आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन गाइगर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन कूलम्स फील्ड ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इज शोन इन फिगर। व्हाट डू बी एंड थीटा रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो बी है और जो थीटा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बताना है। ये गाइगर मार्सडन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ये टारगेट न्यूक्लियस है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को भेजा जाता है। तो अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल होता है इस तरीके से। तो ये जो बी और थीटा है वो बताना है। यहाँ पे जो बी होता है वो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, वो होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। और जो थीटा होता है, ये जो थीटा है वो होता है स्कैटरिंग एंगल। क्या, स्कैटरिंग एंगल। ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखनी थी, बी और थीटा। बी होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, थीटा होता है स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं अब। सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन बी देखेंगे। आई थिंक आपको दिख रहा होगा अब। चलिए, सेक्शन बी में फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा उनके बीच पृथक्कन d है,
तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। द एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम, देन डिराइव इट्स कैपेसिटेंस फॉर्मूला। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है, धारिता का सूत्र निकालना है हमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा, डेरिवेशन है, करा देता हूँ मैं आपको, फटाफट से देखेंगे इसको। कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तीन तरीके के डिवाइस होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का देखते हैं हम। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ए है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। ये पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज यहाँ पे निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक, यहाँ पर हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। पॉजिटिव चार्ज से बाहर होगी, माइनस चार्ज से अंदर होगी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट, वो क्या होगी, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। इसका जो एरिया है प्लेट का वो क्या है, ए, ठीक है, डी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो देखते हैं सबसे पहले। यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, प्लेट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो दोनों की फील्ड को जोड़ देंगे, ई ए प्लस ई बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट की सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या आई, सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट जो फील्ड आई वो आई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगी नेट फील्ड। पर हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसको आगे। अब हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होता है, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज को क्यू से डिनोट किया, एरिया ए है सिग्मा, तो चार्ज को सिग्मा की फॉर्म में सिग्मा ए लिख देंगे, ठीक है। और हमें पता है Q इक्वल टू सी वी एक रिलेशन होता है चार्ज और कैपेसिटेंस में। V क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन पता है आपको, V इक्वल टू ई इंटू डी होता है। पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेट कर देंगे और चार्ज को सिग्मा की टर्म में लिख देंगे। चार्ज को सिग्मा की टर्म में लिख दिया सिग्मा ए, और पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख दिया ई डी। डी डिस्टेंस है, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, कितनी आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पुट कर देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट यहाँ देखिए सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, तो कैपेसिटेंस जो आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। तो जो कैपेसिटेंस आया वो कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। प्रूफ करके दिखा दिया, प्रूफ करना था आपको, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड लेवल का। कई बार नीट और जेई के अंदर भी आता है ये क्वेश्चन। 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल के विकर्णतः सम्मुख कोनों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बैटरी है 10 वोल्ट की एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0। आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 0। इज कनेक्टेड टू द डायगनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल नेटवर्क। एक क्यूबिकल नेटवर्क है, उसके कोने से जुड़ी हुई है, कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर, 12 रजिस्टर हैं, 2 ओम के। हर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 2 ओम। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। इस नेटवर्क का हमें समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व करेंगे इसको।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ एक क्यूब बनाएंगे सबसे पहले। छूकर मेरे दिल को तूने कर दिया क्या इशारा, बदला ये मौसम। चलिए स्टूडेंट्स, आप भी बना लीजिए अपनी कॉपी में इसको। ये आपका क्यूब बन चुका है। इसको नाम दे देता हूँ मैं, ए बी सी और ये डी, ई एफ जी एच। ठीक है। अब उसने क्या कहा, दोनों डायगनली अपोजिट एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ये हमारे पास एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। और हर एक रेजिस्टेंस का जो मान है वो क्या है, 2 ओम। ये आपका डायग्राम है। ठीक है, एम एन लिख देता हूँ। अब हमें इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, समतुल्य अवरोध निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं बैटरी से करंट आई निकालता हूँ तो ये बैटरी से जो करंट अगर मैं आई निकाला, कुछ भी मान लेते हैं, करंट मान लेता हूँ मैं, आई निकाला मैंने बैटरी से करंट, तो इस पूरे नेटवर्क से घूमकर वो करंट आई ही बैटरी में जाएगा। अगर यहाँ से करंट आई निकाला वो पूरे नेटवर्क में जाएगा, डिवाइड होगा और फिर वापस बैटरी में उतना ही करंट जाएगा। तो मान लेता हूँ यहाँ पर 3 ब्रांच में स्प्लिट हो रही है, तो मान लेता हूँ यहाँ से 3i करंट गया, 3i दिख रहा है, 3i करंट गया। तो ये 3i करंट आगे अगर देखा जाए तो सर्किट जो है वो सिमेट्रिकल है, जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट यहाँ जाएगा, उतना ही करंट यहाँ जाएगा। तो 3 इक्वल भाग में ये करंट बट जाएगा। 3i करंट आया तो ये i और i में बट गया। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखो तो ये दोनों पॉइंट सेम है। तो ये अगर यहाँ से 3i करंट आया तो वापस यहाँ भी 3i करंट जाएगा और यहाँ भी i करंट होगा और यहाँ भी i होगा और यहाँ भी i होगा। सिमेट्रिसिटी से देख लीजिए, या फिर यहाँ पर KCL अप्लाई कर दीजिए, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो जितना करंट यहाँ आया उतना ही करंट आगे जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे i करंट यहाँ आया तो यहाँ 2 इक्वल भाग में टूट रहा है, यहाँ 2 इक्वल भाग में फिर से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I/2 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 I/2। ये I करंट इधर आया, फिर से यहाँ 2 इक्वल भाग में सर्किट स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ भी I का आधा आधा हो जाएगा, I/2 I/2। सेम यहाँ भी I/2 I/2। करंट लिख लेंगे सबसे पहले, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम इस लूप में देखेंगे MABCDN, MABCDN, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई दिख रहा है स्टूडेंट्स, अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप। लूप कौन सा लिया है, MABCDN, MABCDN। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। सारों का पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे रजिस्टर्स के अंदर और बैटरी के अंदर 0 होगा। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। यहाँ से चले, इस रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I करंट गया, ओम्स लॉ से लिखेंगे कितना होगा, IR। ड्रॉप हुआ है, नेगेटिव लिखेंगे, -I। और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। अब इधर गए तो यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर है, I/2 करंट जा रहा है, उसमें कितना जा रहा है, I/2। यहाँ I करंट आया था, 2 भाग में बट गया, I/2 I/2। तो यहाँ करंट कितना का, I/2।
ड्रॉप हुआ है माइनस लिखेंगे ऑब्वियसली, माइनस I/2 इंटू 2 ओम, ओम्स लॉ से लिखा गया है पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहाँ पे सी से डी की तरफ आए तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, यहाँ पे I/2 करंट था और वापस से I/2 यहाँ से आएगा, यहाँ I/2 करंट था और यहाँ से भी I/2 करंट आ रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा I/2 I करंट जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, -IR, मतलब कि -I/2। ठीक है, अब ये 3I का करंट आ रहा है। अब यहाँ जो बैटरी है NM, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस आएगा 10 वोल्ट, प्लस का 10 वोल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -2I -2I प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक इक्वेशन तैयार होगी, यहाँ पर एक इक्वेशन तैयार होगी। और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, -2I -I और -2I ये कितने हो गए, -5I प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो करंट आया वो कितना आया, 2 एम्पियर करंट आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया 2 एम्पियर। लेकिन हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे ये जो पूरा सर्किट है ना, इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, वही निकालना है, उसको लिखेंगे हम R इक्विवेलेंट। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इस पूरे सर्किट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रजिस्टर से भारी और कम रेजिस्टेंस लिया, इसको कह देते हैं हम R इक्विवेलेंट। यहाँ बैटरी कितनी लग रही है, 10 वोल्ट की। इस पूरे सर्किट को मैंने R इक्विवेलेंट मान लिया, पूरे रेजिस्टर्स को R इक्विवेलेंट 10 वोल्ट। करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है बैटरी से, कितना करंट निकाला था मैंने, 3I करंट निकाला 3I। I की वैल्यू हमने निकाली अभी, कितनी आई, 2 एम्पियर। तो करंट कितना हो गया, करंट जो बैटरी से आ रहा है, बैटरी से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 3I और I की वैल्यू कितनी है 2, तो नेट करंट हो गया 6 एम्पियर। अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे, V इक्वल टू IR, R इक्विवेलेंट होगा V/I, पोटेंशियल ड्रॉप है 10, करंट है 6, तो जो R इक्विवेलेंट आया वो आया 5/3 ओम, R इक्विवेलेंट आ गया 5/3 ओम। ये आपका आंसर होगा, बोर्ड में ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो R इक्विवेलेंट कितना आया 5/3 ओम। सबसे पहले आपने KCL से क्या किया, करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, 3I करंट निकाला था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद KVL अप्लाई किया हमने एक लूप में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई किया इस लूप के अंदर, और हमने करंट निकाल लिया। और करंट निकालने के बाद इस पूरे सर्किट को R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, इस पूरे रेजिस्टेंस को हमने R इक्विवेलेंट मान लिया जो निकालना था। 10 वोल्ट की बैटरी लगी थी, ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल टू IR, ये क्या है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। बैटरी से करंट 3I आ रहा था, I की वैल्यू निकाली थी, 2 पुट किया, 6 एम्पियर करंट आया बैटरी से, और यहाँ वोल्ट हमने क्या निकाल दिया, R इक्विवेलेंट निकाल दिया, जो कितना आया 5/3 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भ्रम चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। किसी भ्रम चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इंग्लिश में क्या कह रहा है देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या कह रहा है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन व्हेन अ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं।
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपने अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस करते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड को क्या करता है? अपोज करता है। तो ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आती है। सॉरी, ये नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी। कुछ तो बता। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाना चाहता है। और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाना चाहता है। क्यों? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने अंदर ऐसा मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस करता है जो क्या करता है? एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है, ठीक है। इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एल लंबाई की एक चालक छड़कों समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत रखकर इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत रेखीय चाल V से चलाया जाए तो चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आवश्यक चित्र बनाइए। अ मेटल रॉड of length L is placed normal to a uniform magnetic field B and moved with a constant linear speed V perpendicular to the magnetic field, then find the induced EMF या motional EMF between it and draw the necessary diagram। एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, V वेलोसिटी से चला रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और इसकी जो लेंथ है ये तीनों परपेंडिकुलर है, तो इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम मोशनल EMF कहते हैं। उसकी वैल्यू हमें बतानी है मोशनल EMF की। ड्राइव करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, मोशनल EMF का। मैं मान लेता हूँ ये बोर्ड का प्लेन है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसको क्रॉस से दिखाते हैं जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जो तुझे दिल में बसी गिटार, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक रॉड है, इसकी लेंथ है L और ये V वेलोसिटी से जा रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर, वेलोसिटी इधर और लेंथ इधर, तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ रॉड की तीनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। देखेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक चार्ज कैरियर है, नेगेटिवली चार्ज है, इस मेटल रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स।
इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर भी एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पर भी क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपने पढ़ा होगा, वो होता है Q V क्रॉस B। इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? V क्रॉस B, V क्रॉस B लगाते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए राइट हैंड से। अगर नेगेटिव पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स तो उसके लिए लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। तो V क्रॉस B, तो जो फोर्स आया मैग्नेटिक फोर्स वो नीचे लगेगा। क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। वो कितना होगा? Q डॉट V क्रॉस B, और जो डायरेक्शन होगी वो कैसे निकालेंगे? V क्रॉस B। V से B की तरफ हाथ को मोड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बोर्ड के प्लेन के अंदर। V क्रॉस B, तो जो फोर्स आएगा वो थंब बताएगा, वो क्या होगा? नीचे। तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, नीचे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नीचे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगी यहाँ पे। क्या बन जाएगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ बन जाएगी। इस रॉड को मैं उठा के यहाँ रख लेता हूँ, ये रॉड है, ठीक है, ये L लेंथ की रॉड है। इलेक्ट्रॉन पे नीचे मैग्नेटिक फोर्स लगा तो नीचे नेगेटिवली चार्ज क्रिएट हो गया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है QE, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा, जिसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, जो ऊपर लगेगा। ठीक है। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहेगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी इक्वल हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिखेंगे? QE, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मॉड लगा देता हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा? QVB, साइन थीटा होता है, और जो एंगल है वो क्या है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री। तो ये क्या होगा? QVB इज इक्वल टू QE। Q से Q कैंसिल कर दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई VB, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया? VB। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया VB। अब हमें क्या निकालना है? अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेटअप होगा इस रोड के अंदर। इस पोटेंशियल को, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? मोशनल EMF। तो जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या होगा? पोटेंशियल हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और लेंथ लिख दूं, लेंथ ऑफ रॉड के अंदर इंड्यूस हो रहा है, तो रॉड की लेंथ हमने क्या मानी है? L। तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू L। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या होगा? VBL। तो ये हो गया V इलेक्ट्रिक, BVL। इसी को हम कहते हैं मोशनल EMF, BVL। यही क्या होता है आपका? मोशनल EMF। मोशनल EMF होता है, जो क्या होता है? BVL। ठीक है, ये मोशनल EMF हो गया BVL। इसका डेरिवेशन ये हो गया, जब किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं तब इसके अंदर, इसके एंड्स के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस होता है, उसको कहते हैं मोशनल EMF, जिसकी वैल्यू होती है BVL। ठीक है, देखो जो तुझे यार दिल में बजेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 2 एम्पियर की धारा को 5 मिली सेकेंड में शून्य कर दें तो द्वितीयक कुंडली में 20 मिली वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।
If 2 ampere current flows in primary coil reduced to 0 in 5 millisecond, then 20 millivolt induced EMF produced in secondary coil. Determine mutual inductance of these coil. 2 एम्पियर करंट एक प्राइमरी कॉइल में बह रहा है, वो 2 एम्पियर से घट के 0 हो जाता है 5 मिली सेकेंड में, तो 20 मिली वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर. एक प्राइमरी कॉइल है, उसके अंदर 2 एम्पियर करंट घट के 0 हो जाता है 5 मिली सेकेंड के अंदर, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर 20 मिली वोल्ट का पोटेंशियल इंड्यूस होता है. आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ा होगा, किसी एक कॉइल के करंट चेंज की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो चीज़ दे रखी है इसके अंदर. तो हमें क्या बताना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है इन कॉइल का. म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका करंट चेंज के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, पहले इनिशियली करंट क्या था 2 एम्पियर, फाइनल करंट क्या था 0. टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 मिली सेकेंड, टाइम लगा 5 मिली सेकेंड. और इसके करंट चेंज की वजह से, इसके करंट चेंज की वजह से करंट होगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड होंगी, तो इसकी करंट चेंज की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्योंकि इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा. सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हुआ 20 मिली वोल्ट. इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 1 मिली सेकेंड 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मिली सेकेंड हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकेंड्स. 20 मिली वोल्ट हो जाएगा 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 वोल्ट. ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम ये होता है माइनस ई डी आई बाई डी टी. ठीक है, ई क्या है ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ, डी आई क्या है करंट, डी आई क्या है करंट चेंज, कितना करंट चेंज हुआ डी टी टाइम. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको. म्यूचुअल इंडक्टेंस लार्ज चेंज है, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिख देंगे. देख आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, ऐसे निकालते हैं चेंज इंटरवल अपन में टाइम t2 माइनस t1 माइनस 20 मिली वोल्ट था ईएमएफ. फाइनल करंट कितना हो गया 0 घट के, और इनिशियल करंट कितना था 2 एम्पियर. टाइम कितना था 5 मिली सेकेंड. कर लो इसको सोल्व. अब 10 रेज टू द पावर से कट जाएगा, ये -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, वो कट जाएगा 4 5 चौक 20 होते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये 4, ये क्या हो जाएगा 8. तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा इसका, एक मिनट चेक कर लेते हैं. करंट एम्पियर में दिए हुए हैं, मिली एम्पियर में दिए हुए हैं. करंट जो है इन्होंने एम्पियर में ही दिया हुआ है. ठीक है, तो ये सही है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसको. काफ़ी सारा बढ़ा दिया. ठीक है, 4 इंटू 2 8, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा 8 आएगा, 8 हेनरी है. म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, तो 8 हेनरी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जो पहला निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती हैं, दूसरा ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं, रिमोट द्वारा नियंत्रण उपकरणों में प्रयुक्त होती हैं. निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती हैं, उन चुंबकीय तरंगों को क्या कहते हैं, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न जो होती हैं उनको कहते हैं हम
माइक्रोवेव्स। जो वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन से निकलती हैं, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन, उनको कहते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, वेव्स उनको कहते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स। और जो ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं उनको कहते हैं ओजोन रेडिएशन। ओजोन रेडिएशन। ओजोन जो रेडिएशन होती है उनको हम यूवी रेडिएशन कहते हैं। यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, ठीक है। रिमोट द्वारा नियंत्रण, यूवी यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन कहेंगे। और रिमोट द्वारा नियंत्रण उपकरणों में प्रयुक्त होती है उनको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। जो रिमोट के अंदर जो वेव्स वो होती हैं, प्रयुक्त होती हैं, उनको कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर पढ़ा होगा आपने, ये तीन है। पहले वाले का आंसर था माइक्रोवेव, दूसरे वाले का यूवी रेडिएशन, तीसरे वाले का इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यह तंत्र अभिसारी लेंस है या अपसारी? What is the focal length of the combination of a convex lens of a focal length 20 centimeter in contact with a concave lens of focal length 30 centimeter? Is the system converging or diverging? मतलब कि दो लेंस है आपके पास, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ये दोनों आपस में रखें। इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो नेट लेंस है उसका फोकल लेंथ आपको बतानी है, और हमें ये बताना है जो फाइनल लेंस है वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, अभिसारी है या फिर अपसारी है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ये भी बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 20, उसकी 30, ठीक है। दो लेंस है आपके पास, कन्वेक्स और एक है कनकेव। ठीक है, थोड़ा सा रह गया सर। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में रखे हैं, ये लेंस बना लेते हैं से पहले। ठीक है, दो लेंस है, कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो इनकी जो कॉम्बिनेशन है, इसकी जो फोकल लेंथ होगी उसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और जो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव होती है, रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा, -30 सेंटीमीटर लिखेंगे इसको। और जो फोकल लेंथ इसकी होती है वो पॉजिटिव होती है। तो नेट कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी 1/, इसको 20 रखेंगे, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। ये प्लस 1/1 - 30, सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व करो इसको जल्दी से। 10/600 कट गया। फोकल लेंथ जो आई वो कितनी आई कॉम्बिनेशन की? +60। अगर +60 है तो नेट लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो ये क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।